तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7 इतिहास हमारा भारत 2 हरियाणा बोर्ड की किताब है ये। तो उसका पाठ नंबर 8 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य। काफ़ी बड़ा सा नाम है, काफ़ी बड़ी सी कहानी है और चैप्टर भी काफ़ी बड़ा सा है। तो इस वाले पाठ के हम आज प्रश्न उत्तर करेंगे इस वाली वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक जानकारी है जो आप ही के लिए है, और वैसे तो मैं देखो हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिर भी अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो उसको नहीं पता हो बाय मिस्टेक तो मैं बता देता हूँ इसीलिए हर एक वीडियो में। तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें बस। तो आपको जो है ना ये पूरी किताब हरियाणा बोर्ड की जो किताब है हमारा भारत 2, तो इस पूरी किताब का सॉल्यूशन आपको लिखा हुआ भी मिलेगा और वीडियोस भी मिलेंगी, जिसके अंदर मैं आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, समरी, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न लिखी हुई प्रोवाइड कराने वाला हूँ, साथ में वीडियोस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वेबसाइट का भी और साथ में पेज का भी। तो चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में भी आपको पिन कर दूंगा मैं, तो आप इजीली पहुंच सकते हो। अब शुरू करते हैं यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न, आओ जाने कितना सीखा। सही उत्तर छांटे। ऑप्शन टाइप प्रश्न आते हैं 2-4, तो वो करने हैं पहले हमको। पहला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने खालिस्तान में बंगाल पर आक्रमण करा। मतलब हमसे एक समय पूछ रखा है कि खालिस्तान में यानी किस साल में जो है उसने बंगाल पर आक्रमण करा था। उसने करा था 1204, 1357, 1324, 1300। तो कब करा था उसने? 1324 में उसने बंगाल के ऊपर आक्रमण करा था। निम्न में से कौन जो है 1411 ईस्वी में गुजरात का राजा बना? मलिक काफूर, रतन सिंह, राणा हमीर, अहमद शाह। तो कौन बना था 1411 में? अहमद शाह जो है गुजरात का राजा बना था। मेवाड़ के किस राजा ने कविराज वाणी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था? तो वो कौन सा जो है राजा था मेवाड़ का? मोक्कल सिंह, छेतर सिंह, लाखा सिंह, राणा कुंभा। तो कौन था वो था मोक्कल सिंह, जिसने ऐसा इनको जो है इन कवियों को जो है आश्रय प्रदान किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध राणा कुंभा से था? ये काफी प्रसिद्ध बंदे थे राणा कुंभा। तो इनका जो है किस राज्य से, किस सल्तनत से इनका लेना देना था? तो जौनपुर, मेवाड़, मालवा, रणथंभौर। तो कहाँ के थे ये? मेवाड़ के राजा थे। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद खालिस्तान द्वारा बनाई गई। यानी कि ये जो मस्जिद है, ये जो नाम आ रहा है कुव्वत उल इस्लाम, ये मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? मतलब आज तो नहीं बनी, बहुत पहले बनी थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? गयासुद्दीन गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन। तो किसके द्वारा थी ये? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला प्रश्न है वो है हमारे प्यारे रिक्त स्थान खालिस्तान भरने। भाई हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बंगाल को सबसे पहले खालिस्तान के सेनानायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने खालिस्तान में जीता था। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन भरने हैं एक ही वाले क्वेश्चन में। तो इसमें पहले हमसे क्या पूछा? बंगाल को सबसे पहले खालिस्तान के सेनानायक, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम आएगा यहाँ पे, और खिलजी ने खालिस्तान में, यानी कि यहाँ पे हमको एक समय देना है कि किस समय में उसने वो जीता था। तो किसका जो है सेनानायक था वो? पहले वाले में आएगा आपका मोहम्मद गोरी और दूसरे में 1204 ईस्वी। ठीक है, तो बंगाल को सबसे पहले मोहम्मद गोरी के सेनानायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 में जीता था। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है हमारा। अगला जो प्रश्न है इसी में वो है, रजिया बेगम की हत्या खालिस्तान के पास की गई थी। तो किसके पास की गई थी? कैथल, हरियाणा में पड़ती है एक जगह, तो वहां पे जो है रजिया बेगम की हत्या कर दी गई थी। गोरा और बादल खालिस्तान राज्य के महान सेनापति थे। किस सल्तनत के या किस राज्य के थे वो? मेवाड़ के। पूर्व का सिराज खालिस्तान शहर को कहा जाता था। तो किस शहर को हम पूर्व का सिराज कहते थे? जौनपुर को कहते थे। अब ये जो है पूर्व का सिराज जो है क्यों कहते थे ये भी बता देता हूँ, नहीं याद हो तो चैप्टर नहीं ढंग से पढ़ के आए, कोई बात नहीं यार। देखो पूर्व का सिराज इसीलिए कहते थे क्योंकि वहां पे जो है ना आध्यात्मिक के अंदर पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा ही अलग लेवल पे पहुंच रखी थी, तो इसी कारण से उसको पूर्व का सिराज कहा जाने लगा था, उस शहर को, जौनपुर को। बलबन को हरियाणा में खालिस्तान व खालिस्तान जागीरें प्राप्त थी। यानी कि कुछ जगह थी जहाँ की जागीरें उसको मिली थी बलबन को। रेवाड़ी, हाँसी। आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं इनमें इस वाले में। तो रेवाड़ी और हाँसी ये 2 जगह थी जहाँ की जागीरें बलबन को मिली हुई थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, वो है मिलान करे। भाई मिलान भिड़ाने, हमको तीर भिड़ाने इधर से उधर। पहला आता है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर के अंदर। ये एक जगह है, एक इमारत है जिसको इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 2.5 दिन में बन के पूरी तैयार हो गई थी।
मतलब ये इसको बनाने में ना 60 घंटे लगे थे आई थिंक, तो जहाँ तक याद है मेरे को। तो 2.5 घंटे मतलब 2.5 दिन यार, बेसिकली सीधी सीधी है, इसीलिए इसको जो है 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। झोपड़ा वैसे झोपड़ा नहीं है, ये एक इमारत है, अच्छी बिल्डिंग बना रखी है एक, लेकिन फिर भी हम झोपड़ा कहते हैं इसको। तो ये कहाँ पे पड़ती है? अजमेर के अंदर पड़ती है। कबीर खां, अब ये कबीर खां कौन थे? कबीर खां जो है लाहौर के सूबेदार थे। और इस बंदे ने, कबीर खां ने क्या करा था, इसने जो है रजिया बेगम के खिलाफ में विद्रोह करा था। मतलब वो सुल्तान बनी थी ना, तो उसके बाद जो है लाहौर में सूबेदार ये था जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था, कबीर खां। तो ऐसे आपको मिलाने होते हैं बस। दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ पे है भाई? दौलताबाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक के कारनामों में। अब ये दौलताबाद क्या था? देवगिरी एक जगह हुआ करती थी, उस जगह का नाम बदल दिया और रख दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद। तो वहां पे राजधानी बनाई थी दौलताबाद को इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उसके बाद हालत टाइट हो गई इसकी और वापस दिल्ली भाग आया। चलो अगला जो है वो है हमारा गांव, ग्राम या गांव कहते हैं इसको। तो ये क्या है? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को गांव कहा जाता था। आज भी गांव सबसे छोटा है ना। गांव के अंदर जैसे क्या होता है, जिले के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, मतलब तो वैसे ही जो है गांव के अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे घर आते हैं। अब घर सबसे छोटी इकाई नहीं होने वाली ना, कोई जगह ऐसी अलग टाइप में होनी चाहिए। तो ये गांव है, ठीक है। चलो वजीर, वजीर को अब बच गया एक ही यार, दीवान ए वजारत, उसको वजीर कहा जाता था पहले के टाइम में। चलो अब आते हैं सही और गलत छांटने हैं भाई हमको। सही वाले पे हरे रंग का टिक्का भर के लगाना है, और गलत है तो लाल रंग का टिक्का मारना है, कांटा वाला। पहला पॉइंट, सल्तनत काल में भारतीय समाज स्पष्टतः दो वर्गों में बटा हुआ था। हाँ बिल्कुल सही है। दो वर्ग कौन से थे? वो हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। बलबन ने तुगरिल बेग के विद्रोह को दबाकर अपने बेटे बुगरा खां को सूबेदार नियुक्त किया था। हाँ बिल्कुल सही है। आजम खां ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। देखो भाई पाठ के अंदर इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। किसी विदेशी यात्री, भाई अमेरिका का हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत की बात, ये संबंध स्थापित करवा रहे हैं अमेरिका में। और वैसे भी चैप्टर से का कुछ लेना देना नहीं था, तो फालतू पॉइंट ऐड कर दिया भाई। बोले कि सारे सही हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, तो कांटा मरवाने के लिए ये दे दिया था। महमूद बेगड़ा ने 40 वर्षों तक गुजरात पर राज्य किया था। राज आएगा आई थिंक यहाँ पे, राज किया था। तो ये जो है ना 40 वर्ष नहीं था, आई थिंक 153 साल तक इसने राज करा था महमूद बेगड़ा ने। तो ये गलत है, हमारा 40 वर्ष यहाँ पे नहीं रहेगा। गहलोत और सिसोदिया वंश के राजाओं ने लगभग 1200 सालों तक मेवाड़ पर शासन किया। बिल्कुल सही बात है। ये दो वंश थे, वंश है ये राजा का नाम नहीं है, ये वंश है। मतलब बहुत सारे राजा थे इस वंश के अंदर जिन्होंने 1200 सालों तक राज करा था मेवाड़ के अंदर। चलो आगे आते हैं हमारे लेजिट पर्सन, जो हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और हमें अच्छे से करने भी होते हैं। लघु उत्तर वाले पर्सन, यानी कि छुटकू छुटकू पर्सन। वैसे छोटे रहते नहीं है ये, कुछ एक पर्सन तो ऐसे करते हैं ये कि छोटे छोटे दे देंगे बस एक ही लाइन में गायब। और कुछ ऐसे पर्सन बना देते हैं भाई ये लोग कि उसका उत्तर एक लाइन में लिख ही नहीं सकते हम। चलो देखते हैं क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, बंगाल के एक भाग को सबसे पहले किस मुस्लिम सेनापति ने कब और कैसे जीता था? यानी कि हमसे दो चीजें पूछी हैं, कब जीता और कैसे जीता। तो बंगाल को सबसे पहले मोहम्मद गोरी के सेना नायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 में जीता था। मतलब ये हमसे जो है टाइम पूछ लिया, तो ये क्या है 1204, ठीक है। 1204 में उसको जीता था। अब कैसे जीता? वह घोड़ों के एक सौदागर के रूप में अचानक बंगाल की राजधानी नदिया पहुंच गया और उसने धोखे से राजमहल पर हमला कर दिया। यहाँ का राजा लक्ष्मण सेन बेचारा डरपोक था, घबराकर भाग गया और बख्तियार खिलजी बंगाल के बड़े भाग का शासक बन गया। तो कितना आसान रहा इसके लिए इस बंगाल के राजा को भगाना। अगला जो पर्सन है वो है, सिंध अभियान में फिरोज शाह तुगलक का संबंध कितने दिनों तक अपनी राजधानी से कटा रहा? 6 महीने तक वो संबंध अपनी राजधानी से कटा रहा। अब ये क्या चक्कर था? देखो एक्चुअली में सीन ये चल रहा था कि जो लड़ाई होती थी ना, दूर जाना पड़ता था। पहले ऐसा तो था नहीं भाई जहाज में बैठ के उठ जाओ, चलो 1 घंटे में 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं था ना। पैदल जाते थे, पूरी सेना पैदल पैदल भग रही है, फिर आना है तो पैदल पैदल आएंगे। तो उस चक्कर में जो है 6 महीने तक वो अपनी सल्तनत, अपनी राजधानी जो जगह थी जहाँ पे रहता था, उससे 6 महीने तक वो दूर रहा, राजधानी से कटा रहा, बिल्कुल पता नहीं क्या हो रहा है राजधानी में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कब और किसको पराजित करके किया था? 1303 की बात है। देखो हमसे दो चीजें पूछी, ध्यान रखना जो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना उसको ध्यान से आपको समझना है पहले कि बताना क्या क्या चीजें। हमसे पूछा कब किया है ना, और किसको हराया था।
तो कब किया था? 1303 में, ठीक है। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया और राजा रतन सिंह, अब पूछ रहे हैं किसको पराजित किया था, तो राजा रतन सिंह और उसके बहादुर सेनापतियों गोरा और बादल को पराजित करके मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार किया। देखो चित्तौड़ पर पूछा था, आप सीधा जो है ना ऐसे लिख सकते हो, को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया, ऐसे भी लिख सकते हो। याद आ रहा है मेवाड़ की राजधानी, तो ऐसे भी लिख सकते हो। आपसे जो है ना यहाँ पे इंटरमिक्स कर सकते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेलिंग दी है इसमें ठीक ठाक सी, ताकि अगर आपसे पूछे भाई चित्तौड़ किसकी राजधानी थी पता होना चाहिए। अब मेवाड़ की राजधानी आपसे पूछ ले तो पता हो कि भाई चित्तौड़ थी वो राजधानी, है ना, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो। इतने छोटे छोटे पॉइंट है जो बेसिक्स है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत पर बार बार विदेशी आक्रमण क्यों हुए? उनमें से कुछ आक्रमणकारियों के नाम बताइए। देखो विदेशी आक्रमणकारी भाई लाइन लगी पड़ी थी, बहुत सारे थे, मतलब सबको एक ही चीज चाहिए थी, वो बताएंगे हम क्वेश्चन के उत्तर में। लेकिन उसके साथ साथ बहुत इतने सारे आए, आपको कोई से भी दो चार के नाम जो याद आते हैं वो लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलो उत्तर भारत भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है, मतलब था या है, अब भी है, वैसे पहले भी था। तो यहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियां इसे समृद्धि प्रदान करती हैं। समृद्धि से भरे उत्तर भारत के इन मैदानों से, इन क्षेत्रों से धन लूटने, इस्लाम का प्रचार करने और रियासतों पर अधिकार करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किए। तो यहाँ पे जो है ना हरी भरी मस्त जिंदगी थी, अच्छी जमीन थी, पैदावार अच्छी होती थी, और वैसे भी भारत को यार सोने की चिड़िया कहते थे। तो ये सोना धन लूटना, बेसिकली सोना हीरे जवाहरात लूटने के चक्कर में अपने धर्म, इस्लाम धर्म था उनका, तो उसका प्रचार करना और रियासतें जो थी मतलब राजाओं के क्षेत्रों पर कब्जा करना, तो ये तीन उद्देश्य उनके हुआ करते थे, जिसके चलते उन्होंने बार बार आक्रमण करे। अब हमसे पूछा था कुछ आक्रमणकारियों के नाम बता दो, जिनमें से कुछ विदेशी आक्रमणकारी शासक जो थे, मोहम्मद गोरी, ऐबक, तुर्क, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हुई है। ऐबक, ऐबक से पहले कोई था नाम इसका यार, ऐबक तुर्क नहीं था, आई थिंक ये कुछ और ही था। ऐबक कोमा लगा देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये ऐबक लिख रखा है यहाँ पे, गड़बड़ हुई है टाइप करते टाइम कुछ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसके अलावा जो है इल्तुतमिश, बलबन, ऐसे बहुत सारे शासक थे जिन्होंने आक्रमण करे भारत के ऊपर और कब्जा करके बैठ गए यार, और क्या था उनका, या फिर वो पिट के भाग गए। पिछले चैप्टर्स के अंदर भी हम कुछ पढ़ के आए थे राजाओं के नाम जो बाहरी आक्रमणकारी थे ना, तो उनके नाम है वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारे नाम सेम टू सेम है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। इल्तुतमिश के समय में उलेमा मुस्लिम धार्मिक वर्ग है जो कि हिंदुओं को कौन सा विकल्प देना चाहता था? तो क्या चाहता था उलेमा? इल्तुतमिश के समय जो है मुस्लिम धार्मिक वर्ग उलेमा चाहता था कि हिंदुओं को इस्लाम या जजिया के बजाय इस्लाम या फिर मृत्यु का विकल्प दिया जाना चाहिए। यानी कि सीधी बात यह है कि या तो तुम मुसलमान बन जाओ या तुम्हें जो है मार दिया जाएगा। हिंदू से जो है वो चाहते थे, जो राजा था ना इल्तुतमिश, उससे वो ये कह रहे थे कि भाई तुम अपनी सल्तनत में ये ऐलान करवा दो कि या तो तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, जो भी हिंदू लोग उसके वहां पे रह रहे थे। तो उनसे क्या कर रहा था ये राजा, ये जजिया नाम का एक कर लेता था बस, तो मंदिर बनाओ, पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, सिर्फ तुमको हमको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो मुसलमान थे उनको नहीं देने थे, जो हिंदू थे उनको जजिया नाम का कर देना होता था। लेकिन उलेमा ये चाह रहे थे कि भाई ऐसा कुछ हटा दो, ये सारी बकवास हमें नहीं चाहिए बकवास, सिर्फ दो ही ऑप्शन होने चाहिए अगले वाले के पास, हिंदू के पास में, या तो वो मुसलमान बन जाए या फिर उसको मार दिया जाएगा। तो अब सोच लो भाई क्या करवाना है तुमको। तो इसने समझदारी से उसको टला दिया था, फिर ऐसे बहाना बना के। तो ये चाहते थे यहाँ के उलेमा, भाई सबको अपनी पड़ी थी कि हाँ अपने धर्म का प्रचार हो, ये भी उसी चक्कर में आए हुए थे। आइए विचार करें, ये आते हैं लेजिट पर्सन, और इस पर्सन के अंदर देखो पहला ही पर्सन बहुत खूबसूरत दुख भरी बर्बादी की कहानी। पहला पर्सन है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं क्या थी, वे क्यों असफल रही? यानी कि देखो ये वो बंदा था जो बुद्धिजीवी था, समझदार था, विद्वान था, बहुत सारी भाषाएं आती थी, बहुत सारी वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं, लाइक अलग अलग टाइप में जो है बहुत सारी चीजें उसको आती थी, और इन सब के बावजूद उसने जहां भी हाथ लगाया, जिस भी सेक्टर में, वहीं पे बर्बादी का मंजर छा गया। तो देखते जाओ बस क्या क्या कांड करे थे इसने। ये काफी बड़ा सा उत्तर है, आपको लगेगा भाई इतना बड़ा क्यों लिख दिया, हम तो 7th क्लास में है, हमारा क्या होगा, ये इतना बड़ा उत्तर कैसे याद करेंगे। देखो इसमें पॉइंट्स है, और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो 5 नंबर से छोटा आने भी नहीं वाला ये, ठीक है। तो इसने जो है ये इसकी बहुत सारी योजनाएं थी, सारी मैंने लिख दी हैं, सारी आपको याद हो ना हो मेरे को क्या पता भाई। अब 3-4 तो कर ही लेना, 5 आई थिंक इसमें, तो 3-4 तो याद रह जाएंगी। तो देखो पहला था राजधानी परिवर्तन। अब इसने क्या करा, ये तारीख वारीख नहीं याद रहती ना, छोड़ दो, हटा दो तारीख को, कोई दिक्कत नहीं है। राजधानी परिवर्तन, मोहम्मद बिन तुगलक की पहली महत्वपूर्ण योजना अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में परिवर्तित करना था।
दिल्ली थी पहले राजधानी, उसको बना दिया, उसको जो है छोड़ दिया और देवगिरी में चला गया राजधानी बना के। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया और नई राजधानी में मौलिक संसाधनों का अभाव था, जिससे यह योजना असफल रही। वहां पे भाई खाने पीने के लाले पड़ गए इसको और भाग आया वापिस। दूसरी योजना थी गंगा यमुना के दोआब में कर वृद्धि, यानी कि जो खेती होती थी ना गंगा यमुना के किनारों पर, तो उनमें कर वृद्धि इसने कर दी। सुल्तान द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की गई ताकि राज्य की आय में अभिवृद्धि हो सके, यानी कि राज्य का जो पैसा है वो ज्यादा मिले राज्य को। लेकिन उसी दौरान इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया, नदी में पानी आया नहीं, सूखा पड़ गया और किसान कर नहीं दे पाए। अब उसने क्या करा, इस योजना का, उन्होंने इस योजना का विरोध कर दिया भाई। बेसिकली वही होगा ना, अब तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, तुमसे बोल रहा है हमको दो पैसे, हमको दो, तो लोग क्या करोगे, तुम भड़क जाओगे, उसको पीटने जाओगे। वही हुआ जब सुल्तान ने सेना भेजी। अब सुल्तान ने क्यों भेजी, क्योंकि ये लोग कर नहीं दे रहे। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई इनके पास पैसे नहीं है, कर कहाँ से देंगे। तो जब सुल्तान ने सेना भेजी तो बहुत सारे लोग मारे गए, लड़ाई दंगे हो गए, और जो बचे वो अपनी जमीन छोड़कर अपने परिवारों सहित जंगलों में भाग गए। जो कर मिल रहा था वो भी नहीं मिला। अब हो गया पोपट गंदे वाला, बेचारे जैसा दे रहे थे ले लेना चाहिए था इसको। तीसरा पॉइंट है वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब ये खतरनाक था। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना सांकेतिक मुद्रा प्रणाली का प्रचलन था। सुल्तान ने क्या करा, चांदी के टके, टके जो है जैसे रुपया होता है ना हमारा, 1 रुपया सिक्का, 2 रुपया सिक्का, तीन तीन का नहीं होता, 5 रुपया सिक्का, 10 रुपया सिक्का, तो वैसे ही जो है उस टाइम पे चांदी के टके चलते थे। जैसे सिक्के है ना वैसे टके कहते थे उस टाइम पे। तो चांदी के टके के स्थान पर इसने क्या करा, तांबे के सिक्के चला दिए। अब हुआ क्या, नए सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर कर दिया। अब देखो चांदी महंगी है, सबको पता है, तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, तांबा सस्ता है, तो लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए भाई। अब वो राजा देखता रहेगा ये क्या स्कैम है भाई, मैं क्या करूँ अब, डूब के मर जाऊं कहीं। तो पोपट कट गया राजा का। अगला जो पॉइंट है वो है कृषि सुधार की योजना। खेती में वो ज्यादा ही टेक्नोलॉजिकल बंदा बन रहा था। हुआ क्या, मोहम्मद बिन तुगलक उसर भूमि को, यानी बेकार भूमि, बंजर भूमि जिसको कहते हैं, उसको जो है कृषि योग्य बनाकर फसलों की उपज में वृद्धि करना चाहता था। इस उद्देश्य के लिए उसने दीवान ए अमीर को ही एक जो है कृषि विभाग बना दिया, उसका नाम रखा दीवान ए अमीर को ही। उसने उत्तम प्रकार की फसलों के परीक्षणों पर 2 वर्षों में 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। ये 70 लाख रुपए आज की बात नहीं है भाई, 1330 की बात है। ये वो जमाना था जब 2 रुपए में आपको घर मिल जाता होगा। तो 70 लाख रुपए उस टाइम पे खर्च कर दिए। परंतु सुल्तान की यह वैज्ञानिक योजना पूरी तरह असफल रही, यानी कि वो बजरियों के ऊपर खेती नहीं करवा पाया। खुरासान एवं कराची विजय की योजना, अब ये भी खतरनाक थी, वाहियात काम था ये। मोहम्मद बिन तुगलक विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था कि मैं ही हूँ भाई। पहले तो योजना इतनी भयंकर भयंकर लेके आ रहा है और सोच रहा विश्व विजेता बनूंगा मैं। अतः उसने क्या करा, खुरासान को जीतने की योजना बनाई, विशाल सेना भी बना ली, गठन कर लिया उसका। सेना को 2 सालों के लिए पहले ही पैसा दे दिया कि भाई क्या पता क्या बीच में पंगा हो जाए, तो पहले ही 2 साल का पैसा दे दिया उनको, सेना सैनिकों को। लेकिन क्या हुआ, खुरासान पर आक्रमण ही नहीं हुआ कभी जिंदगी में। तो सुल्तान ने इस सेना को, अब भाई सेना पर पैसा तो दे दिया, कुछ तो करवाएंगे इस सेना से, इस सेना को भेज दिया कराची कुमाऊं क्षेत्र को जीतने के लिए। लेकिन इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने सेना का डटकर विरोध किया। 1 लाख घुड़सवारों में से केवल कुछ ही सैनिक जिंदा लौटे। कुछ ही सैनिक का मतलब है 20-50 जिंदा लौट गए होंगे, 1 लाख गए थे, जिससे राज्य को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ, क्योंकि हथियार और वो चीजें तो लेके गए होंगे ना, तो वो सारा वहीं रह गया उनके पास। तो हो गया पोपट राजा का बेचारे, वो छोटे से क्षेत्र को नहीं जीत पाई वो सेना, वो बड़े क्षेत्र को तो क्या ही जीतती। चलो अगला प्रश्न है वो है रजिया सुल्तान कौन थी। उसने अपने अपने शासनकाल में उसको किन लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और क्यों। देखो इसमें कई सारे प्रश्न मिक्स कर रखे इन्होंने। पहले हमसे पूछा रजिया सुल्तान थी कौन, है ना। तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया बेगम, रजिया बेगम भी कहते थे, रजिया सुल्तान भी कहते थे। एक योग्य कुशल प्रशासिका, वीरांगना, साहसी और प्रतिभा संपन्न सुल्ताना थी। सुल्तान नहीं थी, सुल्तान पुरुष को कहते हैं, सुल्ताना महिला को कहते हैं, तो स्त्री को, तो सुल्ताना थी वो। रजिया ने प्रशासनिक व्यवस्था, अब आगे हमसे क्या पूछ रखा है, अपने शासनकाल में किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा उसको, मतलब कौन किन किन लोगों ने जो है उनके खिलाफ विद्रोह करे और क्यों करे थे, कारण क्या था। तो रजिया ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारा और प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। वह पर्दे को त्याग कर पुरुषों को वस्त्र पहनकर राज संचालन करती थी। दिल्ली के अमीरों, यानी कि जो सरदार थे, उन्होंने उसे सुल्तान मानने से इनकार कर दिया कि हम तुम्हें रानी नहीं मानते, राजा रानी एक ही चीज थी ना वो तो भी।
मतलब सुल्ताना थी वो, तो उसको मानने से उन्होंने मना कर दिया। इसीलिए कुछ समय बाद क्या हुआ, मुल्तान, झांसी, लाहौर, बदायूं के सूबेदारों ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब लाहौर के सूबेदार कबीर खान ने विद्रोह किया तो रजिया ने इस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और विशाल सेना के साथ दिल्ली पर हमला कर दिया। रजिया पराजित हो गई और अल्तुनिया ने उसे बंदी बना लिया। उसके बाद ये चालाक निकली, यहाँ तक लिखना हमको तो बेसिकली। उसके बाद क्या करा था इसने इसने इससे अल्तुनिया से ही विवाह कर लिया और भाई पोपट कट गया। उसका बाद में कोई और आया बंदा और उन दोनों को ही पेल दिया। तो ये स्कैम हुआ था। मतलब किन लोगों के विद्रोह, किन लोगों का, मतलब कई सारे लोगों के विद्रोह हमने डिस्कस करे यहाँ पे। कबीर खान ने विद्रोह किया, अल्तुनिया ने करा था, मेन विद्रोह की यहाँ पे जिक्र हुआ है। वैसे तो ये कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे से विद्रोह स्टार्ट हुए थे, कुछ लोगों ने विद्रोह उनके खिलाफ करे थे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, वो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि से संबंधित किए गए सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो सुधार के नाम पे इसने कुछ नहीं करा था भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये पहला जो प्रश्न था ना उसी का एक पॉइंट है, बस उसमें से एक पॉइंट निकाल के यहाँ रख दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक उसर भूमि को कृषि योग्य बनाकर फसलों की उपज में वृद्धि करना चाहता था। वह इस उद्देश्य के लिए उसने दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग स्थापित किया। उसने उत्तम प्रकार की फसलों के परीक्षणों पर 2 वर्षों में 70 लाख रुपए खर्च कर दिए, परंतु सुल्तान को यह वैज्ञानिक योजना भी पूरी तरह से असफल रही। तो ये करा था उसने। अब सुधार देखो इन्होंने पूछ क्या रखा हमसे, कृषि से संबंधित किए गए सुधार। अब सुधार के नाम पे भाई राजा ने कुछ करा ही नहीं है, तो हम क्या बताएं। तो कुछ नहीं करा भाई, खुद योजनाएं बना बना के आ रहा था वो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा 13वीं शताब्दी के अंत तक एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है, उस पर शासन करने वालों की सूची बनाइए। भाई उस पर हमें क्या बताना है, देखो मालवा पे जो जो लोगों ने राज करा है ना, राजपाट चलाया है, उनके बारे में हमको बताना है, कौन आया कौन गया क्या सीन था। तो चलो देखते हैं, इतना बड़े से में बताना पड़ेगा। उनकी सूची बनानी है बेसिकली। हम लिस्ट ऐसे बनाएंगे ना तो ऐसे याद नहीं रहेंगे आपको, स्टोरी सी थोड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखो ऐसे आएगा नहीं, वैसे इतना अच्छा क्वेश्चन है नहीं है कि भाई एग्जाम के लायक है, बट फिर भी अभ्यास वालों में दे रखा है तो नोटबुक में तो लिखना ही पड़ेगा इसको। चलो देखते हैं क्या लिखना है। मालवा पर 13वीं शताब्दी के अंत तक परमार वंश के राजाओं का शासन था। परमार वंश था पूरा ये, ठीक है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में वहां के लिए एक सेना भेजी और इस युद्ध में मालवा का शासक महलक देव हार गया। मालवा पर अब अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। तब से 1398 तक यह दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। तैमूर के आक्रमण के समय यह अन्य प्रांतों की तरह आजाद हो गया और 1406 में फिर दिल्ली के सुल्तान से व्यावहारिक रूप से आजाद होकर दिलावर खां मालवा का शासक बन गया। 1407 में उसके बाद उसका बेटा आया अल्प खां, हुसांग शाह के नाम से जो है वो सिंहासन पर बैठ गया। मतलब नाम उसका अल्प खां था लेकिन बोला जाता था उसको हुसंग शाह, ठीक है ऐसे। 1435 में अब उसका बड़ा बेटा, जिसका हुसंग शाह का बड़ा बेटा गाजी खां मोहम्मद शाह के नाम से मालवा का राजा बना। 1436 में उसके मंत्री महमूद खिलजी ने उसका वध करके गद्दी हड़प ली। भाई राजा कमजोर था, दम उसमें था नहीं, तो मंत्रियों ने मार दिया उसको। इस प्रकार मालवा में खिलजी सुल्तानों का वंश स्थापित हुआ। मेवाड़ के राणा के साथ 1437 में सारंगपुर के युद्ध में वो हार गया जो महमूद खिलजी था। महमूद खिलजी का बेटा गियास शाह मालवा का अंतिम राजा था और उसके बाद ये मालवा ही गायब हो गया। भाई सल्तनत ही गायब हो गई है पूरी। आप सोचोगे सल्तनत गायब कैसे हो गई, मतलब ऐसे नहीं था, पहले लंबे समय तक ऐसे अलग अलग राजाओं के अंडर में रही, फिर इसको पूरा ऐसे मिक्स कर दिया गया एक ही सल्तनत, काफी बड़ी सल्तनत के अंदर आ गया था ये, तो वो सीन था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूत राज्यों की शासन व्यवस्था पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। यानी कि जो राजपूत राज्य थे वहां पे शासन कैसे संभाला जाता था वो हमें बताना है। राजपूत राज्य सामंतवादी प्रथा पर आधारित थे। राजपूत राज्य कई जागीरों में बटे हुए थे। वे जागीरदार व सामंत राजा के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़े होते थे। संकट के समय ये राजा की सहायता करते। देखो ये सारा सीन जो है ना पिछले जो चैप्टर्स है उनके अंदर भी बता रखा है भाई। अलग अलग जो राजाओं की शासन व्यवस्था थी ना, ऑलमोस्ट सारे राजाओं की सेम हुआ करती थी। इन्होंने भी जागीरें बना रखी थी और जागीरों को लोगों को दे रखा था, राजा छोटे राजा बना रखे थे। जब जरूरत पड़ती तो उनसे पैसे मांग लेते, सेना मांग लेते, जो भी था वो चलता, जिनको सामंत कहते थे। सामंत नियमित रूप से राजा को वार्षिक कर देते थे। राजा को असीम अधिकार प्राप्त थे। वह अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, प्रमुख सेनापति और मुख्य न्यायाधीश होता था। निरंकुश होते हुए भी राजा प्रजा की रक्षा और जन कल्याण के कार्य करना अपना कर्तव्य समझते थे। इन्हीं राजाओं और शासकों के आपस में लड़ने के कारण इनके राज्यों का पतन भी हुआ था। तो ये थी पूरी शासन व्यवस्था इनकी, कैसे कैसे क्या हुआ।
अब अगला प्रश्न है वो है सल्तनत कालीन राज्यों के प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी होते थे, उनके विभागों का वर्णन करना है। यानी कि हमको दो चीजें बतानी है, अधिकारी कौन कौन से थे, उनके विभाग कौन कौन से थे। तो ये थे अधिकारी दीवान ए विजारत, जिनका विभाग था राजस्व विभाग, सद्र उस सुदूर धर्म और राज के दान विभाग, दीवान ए रसालत विदेश विभाग, दीवान ए कर्ज सैन्य विभाग, आरिज में मुमालिक सेना मंत्री। तो ये कुछ मेन विभाग थे महत्वपूर्ण, जो और भी बहुत सारे थे बट मेन यही थे। अगला प्रश्न है, आओ करके देखे। भाई क्या करना है ये हम देखते हैं। वैसे तो ये वाला जो पोर्शन है एग्जाम्स में नहीं आता बिल्कुल भी, हर एक चैप्टर का आप छोड़ सकते हो इसको तो बेसिक से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक ही प्रश्न है इसमें, पाठ में आए विभिन्न स्थानों एवं राज्यों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। यानी कि हमको क्या बताना है, पाठ में बहुत सारी सल्तनतों का जिक्र आया, बहुत सारे राज्यों का जिक्र आया, तो उनको हमको दिखाना है वो कहाँ कहाँ थे जहाँ का जिक्र आया। देखो ये था हमारा पूरा मैप। अब इस मैप के अंदर आप देख सकते हो ये मालवा है, ये मालवा आप देखो भाई रंग वंगनी पर रखे, मतलब एस्टिमेशन चलते थे ऐसा ऐसा कुछ होगा मालवा कहीं पे फैला हुआ। यहाँ पे गोंडवाना था, यहाँ पे बंगाल का हम पढ़ रहे थे, बंगाल का, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, यहाँ पे दिल्ली थी और इसके आसपास की ये सल्तनत हुआ करती थी, दिल्ली के आसपास की यहाँ पे ऐसे कुछ। तो ये थे मेन मेन राज्यों की लोकेशंस हमको बतानी है ना, तो ये लोकेशंस है यहाँ पे इस तरीके से। चलो आई होप आपको चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर है समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान है, इतना मतलब मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक ही है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।